अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और स्पेशल एपिसोड के साथ, जहां आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बॉलिंग कोच अज़हर महमूद से। पाकिस्तान की जो भी करंट सेटअप होता है, टीम मैनेजमेंट हो, कोचेज़ हो, तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, दाद हमेशा खिलाड़ियों को मिल जाती है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ अज़हर महमूद से जानना चाहेंगे कि जब वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच रहे, बहुत सारे सवालात उठते हैं इस पूरे दौर पर कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट कैसे फैसले करती थी, कप्तान का क्या रोल था, कोच को कितने इख्तियार हासिल थे, खुद बॉलिंग कोच के पास क्या इख्तियार थे, जो टीम मैनेजमेंट अपनी टीम उतारती थी तो क्या बैटिंग कोच बॉलिंग कोच की वो कोई इनपुट होती थी, सिलेक्शन कमेटी के क्या मामला थे। तो ये आज का एपिसोड बड़ी अहमियत का हामिल इस हवाले से कि हम मिकी आर्थर सरफराज के उस 3 साल के दौर को, जबकि अज़हर महमूद भी एज अ बॉलिंग कोच मुंसलिक रहे, ग्रांट फ्लावर एज अ बैटिंग कोच मुंसलिक रहे, क्या कुछ होता रहा, अचीवमेंट भी हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस भी थी जिस पर क्रिटिसिज्म होता है। लेकिन आज हम ये तमाम चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे केस स्टडी के तौर पर कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट के अंदर किस तरह का वर्किंग आउट जो है वो किया जाता है, किसको क्या रोल्स होते हैं। अज़हर महमूद इंग्लैंड से हमारे साथ स्काइप पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। गफार भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अज़हर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आज हम यही ज़रा कोशिश करेंगे कि जब आप लोग खेल रहे होते हैं तो उस वक्त तो सिर्फ ये सवाल होता है जी अगले मैच में क्या होगा, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। लेकिन अब 3 साल का आपका दौर, जिसमें आपके पास कामयाबियाँ भी हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट भी हैं। लेकिन आज अज़हर भाई, अगर मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँ कि स्टार्टिंग जब आपकी हुई और आप उसके बाद जब एंड हुआ है, सबसे पहले मिकी आर्थर बड़े डिसअपॉइंट होके गए, ग्रांट फ्लावर का भी कुछ ऐसा ही थोड़ा बहुत तासुर मिला। अज़हर महमूद क्या सोचते हैं कि जिस अंदाज से क्रिकेट कमेटी ने रेकमेंड किया, उसके बाद खिलाड़ियों के कोचेस के मुआहदे जो है वो एक्सटेंड नहीं किए गए, तो अज़हर भाई क्या समझते हैं इस फैसले के मुतालिक? आप क्या, अपना ओपिनियन क्या है जो करंट सेटअप को पूरा घर भेजा गया है और अब नई जो अपॉइंटमेंट हो रही हैं? देखिए गफार भाई, सबसे पहले तो मैंने जब साइन किया था उस वक्त मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मुझे पीसीबी ने कहा कि आप आ जाएं। मैं अपनी क्रिकेट छोड़ के यहाँ पे आया था पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए। तो मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसमें 2 साल में, पहले साल में ये था कि हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ, अगर बोर्ड हैप्पी है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि मेरी बहुत यंग फैमिली थी जब मैंने इसको ज्वाइन किया, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि क्योंकि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, फैमिली से दूर पूरा टाइम के लिए जो है ना वो बड़ा मुश्किल था। 1 साल के बाद ये हुआ कि मैंने कहा, अंडरस्टैंडिंग हुई फैमिली के साथ, तो मैंने कहा इसको कंटिन्यू करते हैं 2 साल। जिस वक्त 2 साल का पीरियड ख़त्म हुआ मेरा, तो उस वक्त मैं छोड़ना चाह रहा था, तो पीसीबी ने मुझे रिक्वेस्ट की कि जी आप इसको एक्सटेंड करें टिल वर्ल्ड कप तक। तो मैंने, और प्लेयर्स ने भी मुझे कहा कि नहीं अज़हर भाई, आपने हमारे साथ इतना काम किया तो यू हैव टू स्टे टिल द वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप के बाद मुझे पता था कि क्योंकि मैं पाकिस्तान का हिस्सा रहा हूँ, मैं 3 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट किए हैं मैंने, तो मुझे पता है कि क्या सिचुएशन होती है। तो मिकी और इन लोगों ने पहले से ये कहा था कि हम वर्ल्ड कप के बाद जो है ना हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, हम वर्ल्ड कप में जाएंगे। लेकिन मैंने कभी किसी से ये नहीं कहा था कि वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा कोई ऐसा नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो अपना टेन्योर था वो बड़ी डिग्निटी के साथ, बड़ी प्राइड के साथ किया है, और उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस हुए हैं। ठीक है, कहीं डिसअपॉइंटमेंट हुई है हमें, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखूं मैं अपना इस साल 3 साल को, तो बड़े अच्छे रिजल्ट थे। ठीक है, हाँ डिसअपॉइंटिंग मुझे इस चीज़ की है, जब कमेटी बनी थी तो मेरी वसीम खान से मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे यही बात कही थी कि मैंने कहा जी आप कमेटी तो आपने बना दी है, लेकिन कमेटी जो भी फैसला करे, हम हैं या नहीं हैं, लेकिन हमसे क्रॉस क्वेश्चन होने चाहिए, उसमें हमसे पूछना चाहिए कि हमने क्या किया, हमारे क्या रिजल्ट प्रोड्यूस किए, क्या था। क्योंकि मिकी आर्थर एंड सरफराज को कमेटी ने बुलाया था, और मैंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी क्रिकेट बोर्ड को, एमडी साहब को, तो मैंने उसमें यही कहा था कि एटलीस्ट हमसे पूछा जाए। तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि ठीक है, मैंने कहा मुझे आना होगा तो मैं आ जाऊँगा, अदरवाइज़ जो है ना, उन्होंने मुझे कहा था कि हम स्काइप पे आपको लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अब फैसला किया, और जो मुझे रीज़न दी गई उसमें उन्होंने कहा कि जी रीज़न ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि हम फ्रेश फेसेस लेके आएँ। ये रीज़न उन्होंने मुझे दी है, इसके अलावा कोई ऐसी रीज़न नहीं थी। तो अज़हर भाई, इसका मतलब ये है कि जिस तरह भारत में इसके बरक्स हुआ कि वहाँ पर रवि शास्त्री को रीअपॉइंट किया गया, और दुनिया भर में भी चेंजेस हुई, जैसे आप कह रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में ये होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद होती हैं चेंजेस, और ख़ासतौर पर अगर आप वर्ल्ड कप नहीं जीते या सेमीफाइनल में भी नहीं पहुँचे। लेकिन क्या ये रीज़न आप
इंग्लैंड में बड़ा अरसा भी खेलते रहे हैं, पाकिस्तान के लिए भी आपने बेतहाशा क्रिकेट खेली है। डू यू थिंक कि इट्स अ गुड इनफ रीज़न टू सेंड समवन होम के हम एक नया सेटअप बनाना चाहते हैं, बजाय इसके कि जो आप पॉइंट रेस कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस एवेल्यूशन होती, आप अपना मौक़िफ़ देते, आप कोई ना कोई ऐसी सजेशन भी दे सकते थे जो शायद उनके ही काम आती। तो समझते हैं इस तरीक़ेकार से आप इख्तलाफ करेंगे? आप समझते हैं कि इसके बरअक्स ये होना चाहिए था कि आपको बुलाया जाता, आप एटलीस्ट उस कमेटी के सामने पेश होते जब वसीम अकरम, मिसबाह उल हक जैसे लोग भी बैठे हुए थे, और शायद आपके फीडबैक का बॉलिंग डिपार्टमेंट में काफ़ी आगे फ़र्क पड़ता। देखें गफ़ार भाई, जहाँ तक उन लोगों की ताल्लुक है, आई थिंक मिकी से क्वेश्चन हुए या सरफराज से क्वेश्चन हुए। अब मुझे नहीं पता कि वो क्या क्वेश्चन हुए, किस बेस पे हुआ। मतलब मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि मैं मिकी से पहले वहाँ पे मौजूद था, मैं पाकिस्तान के साथ जो है ना वर्ल्ड कप भी किया था, इंग्लैंड सीरीज़ में भी मैं आया था। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मिकी वो जो शो कर रहे थे और मिकी नहीं है, तो हम भी उसके साथ जो है ना, जैसे गाड़ी में वो ड्राइवर थे और हम पैसेंजर थे। तो आपने हमसे ना मेरे से पूछा ना ग्रांट फ्लावर से पूछा, आपने एक चीज़ का डिसाइड कर लिया। तो ये थोड़ी सी मुझे ज़रूर है कि हम, क्योंकि जब क्रिटिसाइज हम होते हैं तो हमसे पूछना भी चाहिए। हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम अगर हमने अच्छा किया है या बुरा किया है एज अ बॉलिंग कोच, तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे उसका जवाब भी देना चाहिए। ठीक है, उसकी मुझे अफसोस है कि उसके लिए मेरे से नहीं पूछा गया। दैट्स फाइन, दैट्स फेयर इनफ कि उनका क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है, उन्होंने एक डिसीजन लिया। तो बाकी ये है कि जहाँ तक आगे हेल्प करने की बात है, मुझे अभी भी लड़कों के मैसेज आ रहे हैं, लड़के मेरे से बात करते हैं कि जी हम ये काम करना चाह रहे हैं, हमने अपना रनअप छोटा करना चाह रहे हैं, हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो आप बताएं। तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर पाकिस्तान प्लेयर, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है। आई विश देम ऑल द बेस्ट, कि जो भी कोच आए, जो भी आए, अगर जो मैंने काम किया है, जो मेरे पास चीज़ें मौजूद हैं, अगर वो उनको रिक्वायरमेंट है तो आई गिव इट टू देम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट आगे जाए और पाकिस्तान के प्लेयर आगे जाएं। मैंने इस वक्त जो है ना, जो मेरा कोर है, जो बॉलिंग का कोर है, काफ़ी सारे लोग बात करते हैं मुझे, अगर आप हसन अली से लेकर शहीन, शनवारी, शदाब, ये सारे यंग लड़के थे। अगर आप इनके देखें, शहीन के तो फर्स्ट क्लास के 6 मैचेस हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कोर तैयार कर दिया है कि उनको टेक्निकली और टेक्निक के हिसाब से वो इतने सॉलिड हो गए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इस पीरियड में देखें तो आपको कोई इतनी ज़्यादा इंजरीज नहीं नज़र आएंगी। क्यों कि मैं जो है उनकी जो अलाइनमेंट है, ये जो हिप रोटेशन है या शोल्डर अलाइनमेंट, हिप अलाइनमेंट और जो नीचे फीट अलाइनमेंट है, उस पर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। और अगर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर आप देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, टेक्निकल लड़कों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से दे आर फिट, दे आर डिसिप्लिन, उनकी लाइन और लेंथ में भी बहुत फ़ायदा हुआ है उनको। हम लोग डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है अजहर भाई, शॉर्ट ब्रेक एक जो प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा, हालिया वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी और जो सवालात उठे कि टीम मैनेजमेंट कौन से, टीम जो है वो कौन सी इख्तियारात किसके पास थे सेलेक्ट करने के, और कप्तान कोच के साथ साथ क्या आप लोगों से भी इनपुट ली जाती थी या नहीं ली जाती थी। टॉस के हवाले से भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होते रहे कि खासतौर पर भारत और इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस में या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैचेस में पाकिस्तान टीम ने टॉस जीत कर फैसले किए, उसमें किसका पावरफुल रोल था आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। पाकिस्तान की टीम के साबिक बॉलिंग कोच अजहर महमूद साहब हमारे साथ इंग्लैंड में मौजूद हैं। अजहर भाई, ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड कप के अंदर टीम मैनेजमेंट पर यह बड़ी तनकीद हुई कि कभी राइट कम्बिनेशन नहीं खिलाया, शाहीन की एंट्री लेट हुई, कुछ टॉस के ऊपर फैसले थे। आज मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा अजहर भाई कि डोमिनेट फैक्टर कौन था, ये कौन डिसीजन लेता था कि मैनेजमेंट में से कि टीम क्या खेलेगी, कम्बिनेशन क्या होगा, टॉस जीत के बैटिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, पावर किसके पास थी अदर, और कौन इसका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है जो भी हमारी अच्छी बुरी कारकर्दगी है। देखें, अगर आप वर्ल्ड कप को देखें तो हमारी कारकर्दगी अपार्ट फ्रॉम कपल ऑफ मैचेस इतनी बुरी नहीं थी। हम लोगों ने काफ़ी वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म किया। जहाँ तक बात है सिलेक्शन की, तो जो प्लेयर्स की सिलेक्शन होती है वो डेफिनेटली चीफ सेलेक्टर का काम था। जो हमें प्लेयर्स मिलते थे उसमें डेफिनेटली कप्तान और मिकी इन्वॉल्व होते थे सिलेक्शन कमेटी में। मेरा हमेशा से जितना अरसा मैं रहा हूँ, मेरी यही बात थी कि मैं जो कि बोर्ड के मेंबरान थे उनसे मैंने यही कहा था कि मेरा राइट होना चाहिए। मैं वैसा आदमी नहीं हूँ कि मैं आके मीडिया में बात करूँ
कि जी वो उसका डिसीजन था या इसका डिसीजन है। अभी आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। जो फाइनल 11 में जो बात होती थी वो कप्तान और कोच डिसीजन करते थे कि ये फाइनल 11 मतलब खेलनी है। आपका ग्रांट का इसमें कोई इनपुट नहीं लिया जाता था? हमारे से डिस्कशन जरूर होती थी, टुवर्ड्स द एंड हमारे से पूछा जाता था कि क्या खेलें, हम अपनी राय देते थे। एंड डिसीजन जो है वो कप्तान का और कोच का होता था। और आई थिंक कि बाद में उन्होंने इंजमाम भाई से भी डिस्कशन करनी शुरू कर दी थी कि वो बताएंगे कि क्या है। तो उनकी से होती थी कि फाइनल 11 कौन सी खेलेगी। और मेरी जब जो नए एमडी आए हैं वसीम खान साहब, जब मैं लाहौर में उनसे फर्स्ट टाइम मिला था और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जो है राइट मिलना चाहिए कि मेरी फाइनल 11 में से होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि कौन लड़का इस वक्त अच्छी बॉलिंग कर रहा है या विकेट को देख के किसको खिलाना चाहिए। तो इसका था मेरा हमेशा से कंसर्न रहा था ये। लेकिन हमारे से बात ज़रूर होती थी। जैसे आपने अभी बात की कि ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में दैट वाज राइट डिसीजन कि आप उस विकेट पे जो है ना टॉस जीत के बॉलिंग करते, और उस विकेट में हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। हमारी फास्ट बॉलिंग अर्ली ऑन जो है ना, हमें अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी, हमने अच्छी बॉलिंग नहीं की। आई थिंक 150 पे कोई उनका आउट नहीं था और उसके बाद हमारा कमबैक बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन अब ऐसी विकेट पे हमें जो है ना उनको कम रन पे आउट करना चाहिए। हमारे जो इंपॉर्टेंट मैच थे जहाँ में शिकस्त हुई, एक ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में शादाब मुझे याद पड़ता नहीं खेले थे, भारत के खिलाफ मैच में हमने थोड़े स्पिनर ज़्यादा खिलाए थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि एज अ बॉलिंग कोच क्या आप इसको इंडोर्स कर रहे हैं, आपकी इनपुट थी इसके अंदर, या कुछ चीज़ें आप कहते ये मानेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो आप उससे एग्री नहीं करते थे, लेकिन चूंकि आपकी पावर नहीं थी इन दी एंड, कप्तान कोच की थी, तो फिर वो डिसीजन उनका होता था? देखें जो वहाँ पे बात है, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में शादाब को नहीं खिलाया गया। और आप देखेंगे बीच में हमारी बैटिंग जो स्ट्रगल कर रही थी और उस पर हमने वर्ल्ड कप में काफ़ी दफ़ा कंप्रोमाइज़ किया है कि हम 4 बॉलरों के साथ गए हैं। ठीक है, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम 5 बॉलरों के साथ जाएं। जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी था, जब हम 5 बॉलरों के साथ गए हैं तो हमें उसका ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, जब आपकी बैटिंग वहाँ पे स्ट्रगल कर रही है तो फिर आपको एक ऐसा टफ डिसीजन करना पड़ जाता है कि अगर आप इमाद वहाँ पे रन्स कर रहे थे तो आप उनको खिलाते और शादाब नहीं खेलते, तो 4 फास्ट बॉलर तो उस विकेट पे बनते ही बनते थे। ठीक है, वो एक डिसीजन था जो हमने कहा, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, उसके बावजूद भी हमें वो मैच जीतना चाहिए था। हम लोग बड़ा अच्छा जा रहे थे, 100 मेरा ख्याल 140 पे 2 आउट थे हमारे, और फिर एकदम से जो है ना वो 10 हमारी 3 से 4 विकेटें दोनों मैचों में, इंडिया वाले मैच में भी उसमें भी अगर आप देखें हमारी 3 से 4 विकेटें जो है वो 3 से 4 ओवर में गिर गई थी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हुई। अगर आपने वर्ल्ड कप की बात की तो पहला मैच बहुत ज़्यादा जो है वो अहम साबित हुआ। उस वक्त भी लोग डर गए थे कि पत्नी पाकिस्तान टीम संभलेगी या नहीं संभलेगी, और आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान टीम ने फिनिश बहुत अच्छा किया। लेकिन जो पहला मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ हुआ और जिस तरह की शॉर्ट पिच बॉलिंग पे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ढेर हुई, तो क्या ये सरप्राइजिंग था? क्या आप समझते हैं कंडीशंस ऐसी थी, या वाकई उस दिन हमारी बैटिंग बहुत बुरा खेली? और आप क्या समझते हैं कि उस एक परफॉर्मेंस ने इस पूरी वर्ल्ड कप की कैंपेन को कितना हिट किया? नहीं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हिट किया। और जैसे अगर आप पहली सीरीज देखें जो इंग्लैंड से हुई थी, तो वो बड़े रन हो रहे थे, 300 प्लस हर मैच में स्कोर हुआ। उन्होंने भी किया, हमने भी किए, तो वो हो रहा था। जब हम नोटिंगम में आए, आई थिंक कि वो 3 ओवर का जो स्पेल था एंड्रू रसल का, उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया। उसमें हमारी जो विकेटें हैं वो एकदम से गिर गई, हम वहाँ से संभल ही नहीं सके। और उसके बाद ये था कि हमारी ये सोच थी, हमारा ये ख्याल था कि हम अपने रन रेट को बेहतर कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह की विकेटें हमें 4 से 5 मैचेस में मिली या इंग्लैंड वाले मैच में मिली, वहाँ पे भी हमने 348 रन किए। तो हमें ये था कि हम इसको कवर कर लेंगे, कि कहीं ना कहीं हम इसको कवर कर लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने भी मैचेस हम बाद में खेले, वहाँ पे पार स्कोर जो था ना वो 260 270 था। वहाँ पे हमें पिचेस ऐसी मिली नहीं कि जिसमें बड़ा स्कोर हो सकता। आप अगर आप देखेंगे किसी टीम ने भी फिर उसके बाद जो है ना वो वर्ल्ड कप जो है उसमें मैचेस बारिशें भी होना शुरू हो गई और सारा कुछ हुआ। आई थिंक दूसरे मैच के बाद तो 1 हफ्ता 10 दिन जो है ना मुसलसल बारिशें होती रही, काफ़ी सारे मैच वॉश आउट हुए। तो उसकी वजह से वो पिचेस जो है ना वो वैसी नहीं खेली जैसा सारे एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो उसकी वजह से फिर वो स्कोर जो है वो जो 300 सवा 300 रन होने थे वो कम होकर
260, 270, 280 का स्कोर होना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से हमें फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। फिर हम वो उसकी जो विप्लैश हमें हुआ था, हम उससे कम बैक नहीं कर सके। ठीक है सर, अगर हमने बात की पहले मैच की, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ। जो सिलेक्शन थी वो हमारी भी आखिरी वक्त तक जो है वो अनडिसाइडेड थी, खासतौर पर फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जिसमें आमिर और वहाब की वापसी हुई। इस पूरे वर्ल्ड कप का जो बिल्डअप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ में हमने 7-6 खिलाड़ियों को रेस्ट दिया, एक बार उस पर मैं आपका ज़रूर मौक़िफ़ जानना चाहूँगा एज अ बॉलिंग कोच कि क्या इससे वर्ल्ड कप की तैयारियों में कोई मदद मिली या इससे क्या हमें प्रॉब्लम हुई। और आखिर में और फिर मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान ने वहाब को, आमिर को जो लिया है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? ब्रेक शामिल करते हैं अदर भाई, तफसीली आंसर लूँगा इन दोनों सवालों के। दोनों बड़े अहम टॉपिक थे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बॉलिंग कोच अजहर महमूद हमारे साथ मौजूद है। असल में ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि वर्ल्ड कप के लिए जो हमारे स्क्वाड का सिलेक्शन हुआ, उस्मान शनवारी की अदम सिलेक्शन पे भी क्रिटिसिज्म हुआ, वहाब जिनको डिस्कार्ड किया था खुद मिकी आर्थर ने। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपकी पूरी इस मामले पे ओपिनियन क्या रही थी, और जो वर्ल्ड कप का आखिर में इवेंचुअली स्क्वाड अदर जो सिलेक्ट हुआ, क्या आप इससे इंटायरली मुतमईन थे या समझते नहीं शनवारी हो सकते थे या कोई और ऑप्शन हो सकता था? देखें, जहाँ तक शनवारी की बात है तो वो बेचारा जो है ना, उसके साथ बड़ी ज़्यादती हुई, वो हार्ड डन हुआ। क्योंकि अगर आप उसकी परफॉर्मेंस देखें तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी थ्रू आउट, जितना जब से वो आया था। आई थिंक 15 मैचों में 28 आउट किए हुए थे उसने। तो उसकी मतलब आपके ख्याल में उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा अदर होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था। देखें, अभी हसनैन को हमने लिया, वो ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, लेकिन आप पेस की बात करते हैं, शनवारी के पास थोड़ा एक्सपीरियंस था। जब आप बिल्डअप की बात करते हैं कि वर्ल्ड कप से पहले हमने जी बिल्डअप करना है, 3 साल में या 4 साल में हमने टीम बनानी है, तो ये लड़का जो है ना शनवारी आपके साथ 2 साल से, मुझे याद है कि दूसरा साल था PSL का जब हमने इसको कराची में पिक किया था। ठीक है। तो वहाँ उसके बाद से ये टीम में आया था और खेल रहा था, तो ये नहीं हुआ सिलेक्ट हुआ। ठीक है, फिर हमने हसनैन को लिया और पूरे वर्ल्ड कप में हमने उसको मैच नहीं खिलाया। अच्छा, हसनैन के सिलेक्शन पे आप क्या कहते हैं? कि आपकी राय शामिल थी? लोग ये क्रिटिसाइज़ करते हैं कि अभी उनका कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, हमने सिर्फ PSL की चंद ओवर के स्पेल पर हमने उनको बड़ा हाई रेट किया। अब देखिए ना, वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आए, अब वो कैंप के अंदर भी नहीं है, तो इतना अरूज आपने दिखाया, उनको एक्स फैक्टर कहा इंतज़ामुल हक ने, फिर वो खेले भी नहीं। हसनैन की सिलेक्शन वर्ल्ड कप में होनी चाहिए थी? देखें वो एक चीज़ हो गई, उसको उस पर डिस्कस करना नहीं है। वो मिकी ने कहा था या उन्होंने कहा कि हमारे पास एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, हम जिस तरह अभी आर्चर एक एक्स फैक्टर आपको इस टेस्ट मैच में नज़र आए, तो डेफिनेटली पेस से जो है ना वो आपको होता है कि इफेक्ट डालती है। इतनी बड़ी क्रिकेट में डेफिनेटली पेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन आपने जिस लड़के को नहीं लिया था, उसकी और उसकी पेस में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं था, शनवारी। ठीक है, तो उसकी उस पेस में इतना फ़र्क नहीं था। वो बेचारा, हमने हसनैन के साथ काफ़ी सारा काम किया, वो ब्राइट फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अब ये ना हो कि बस इधर उधर हो जाए, वो इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहिए पाकिस्तान के लिए। बड़ा अच्छा था। जहाँ तक आपने बात की वहाब की, जब हमने PSL की परफॉर्मेंस पे ये बात हो रही थी, कैंप लग रहा था, तो मैंने मिकी आर्थर से भी ये बात बोली थी, मैंने इंजमाम भाई से भी ये बात बोली थी कि मैंने कहा जी वहाब को होना चाहिए, आप उसको बुलाएं, भले आप ना उसको सिलेक्ट करें, ठीक है, लेकिन वो इसमें कैंप में बुला के उसको देखें तो सही। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली दोनों ने ये बात बोली थी कि नहीं, वो हमारे प्लान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो जुनैद खान की अगर मैं बात करूं, अदर क्योंकि उन्होंने भी इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेली और उस वक्त पिचेस बहुत डिफरेंट थी, आप भी इस चीज़ से एग्री करेंगे, जो वर्ल्ड कप में पिचेस मिली। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, वो आपको याद होगा, जो ट्वीट किया बाद में डिलीट हो गया, दिया करवाया गया। और अब जुनैद जो है वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं आए, उसके साथ साथ उनका नाम कैंप में भी नहीं है। जुनैद खान के केस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि उनका भी रिकॉर्ड स्पेशली वनडेज़ के अंदर ओवरऑल स्टैट्स देखे बड़े इंप्रेसिव हैं। उनको वर्ल्ड कप के अंदर जो बाहर किया गया, वो किसका फैसला था अदर, और आप क्या समझते हैं अब उनका फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट में? देखें, जुनैद खान जो है ना वो बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनको बॉलिंग करनी आती है। अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डे क्रिकेट में ना थोड़ा सा जुनैद खान को डिसएडवांटेज ये है कि एक तो वो फील्डर अच्छे नहीं है, थ्रो नहीं कर सकते, और उनकी बैटिंग का कोई वो नहीं है। तो उसकी वजह से जब भी उनकी नाम आता था तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क ये आता था। और दूसरी बात ये थी कि उनकी पेस थोड़ी नीचे आ गई थी।
ठीक है, तो ये तीन चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही थी, तो इस वजह से उनको उनको वो किया था। और अनफॉर्चुनेटली उसके लिए मैं ये कहूँगा कि देखें, आमिर को चिकन पॉक्स हुए जब वो यहाँ पे आए, वो वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, ठीक है, वो टीम के साथ थे। तो सडनली आपकी सीरीज़ में जब फ्लैट पिचेस थी, बॉलरों को मार पड़ना शुरू हुई, तो सडनली जो है ना, वो आमिर बिकम योर फेवरेट बॉलर वहाँ पे। उस वक्त अगर आमिर खेलते, ठीक है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने आमिर हमेशा से अच्छे बॉलर हैं, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, वो घर चले गए, जो लड़का खेला उसमें ये हुआ कि फिर आपने वो चला गया, फिर फ़हीम टीम में शामिल नहीं हुए, तो वो एकदम से पैनिक बटन बना, जैसे मीडिया में वहाँ पे बात होती है कि इसको निकाल दो, ये कर लो, फलाना कर लो। तो वो आई थिंक कि वो जो भी डिसीजन हुए थे, तो आई थिंक कि वो मेरा ख्याल है कि वो पैनिक होने की वजह से हुए, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर होता है अगर मैच हार जाओ तो इसको निकाल दो, वो उसकी गलती है, इसको ये कर दो। अगर आपने मीडिया का जिक्र किया, ज़रूर सवाल करूँ, जो ग्रांट फ्लावर जो है वो जाते आते साबिक क्रिकेटर्स या थोड़ा मीडिया का जिक्र भी करके गए, तो आपका 3 साल का जो दौर रहा, ये मतलब कहना मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, स्पेशली फ्रॉम द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ मीडिया से, और बहुत ज़्यादा आप पे तनकीद हुई, ट्विटर पे भी, आप पर टीवी पे भी जो है वो काफ़ी तनकीद होती रही। अज़हर महमूद उस तनकीद को किस तरह देखते थे? आप जब सेटअप से बाहर हैं, तो आप क्या इसको जहाँ डिस्क्राइब करना चाहेंगे, ये चीज़ कितनी अहमियत की हामिल है, जो मीडिया या ट्विटर पर जो फीडबैक्स आते हैं अच्छे बुरे, कितना इसका फ़र्क पड़ता है सर? देखें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, लेकिन जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है उससे डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। टीवी पे बैठ के लोग वो बात करते हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया। अब जो कमेटी भी क्वेश्चन आंसर कर रही है, तो वो सारा मीडिया पे ही चल रहे थे कि मीडिया ने ये कह दिया कि जी ये बॉलिंग कोच क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है। आप स्टैट्स तो उठा के देखें, आप जो लड़कों के स्टैट्स हमने परफॉर्मेंस की है लड़कों ने, वो तो उठा के देखें आप बस। क्योंकि आप देख लें कि हमारे यहाँ जितने भी शोज़ होते हैं, चाहे वो क्रिकेट पे हो, चाहे वो पॉलिटिक्स पे हो, तो वो ही लोग देखते हैं और उसी से लोग अपना ज़हन बनाते हैं। मतलब आपके ख्याल में सिलेक्शन कमेटी मीडिया का फीडबैक लेकर आती थी जब आप लोगों के साथ बैठते थे? नहीं, सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं मैं कर रहा। अच्छा, मैं सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा, ये जो अभी कमेटी बैठी है, ओके, क्रिकेट कमेटी जो है, क्रिकेट कमेटी की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी की बात नहीं कर रहा। ठीक, दुरुस्त की, ठीक है जी। अभी जो मुझे पता चला कि जो मिकी से 1-2 क्वेश्चन हुए हैं, इट्स टोटली जो है ना, जो मीडिया पे बात चल रही थी, तो इट्स लाइक अ मीडिया ट्रायल, कि जो मीडिया वाले बात कर रहे हैं कि जी ये ऐसा क्यों हो गया। काफ़ी सारे एंकर्स थे, काफ़ी सारे लोगों ने मेरे खिलाफ बात की, वो शुरू से कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें होती हैं कि अंदर की खबर चाहिए होती है। और मैंने इन 3 साल में किसी बंदे को, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अंदर की खबर किसी को दे रहे हो, जो कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं किसी को नहीं उस चीज़ का दे रहा, तो उसका अगर वो गलत मतलब ले रहे हैं या उसको ले रहे हैं कि जी हमें कोई अंदर से नहीं मिल रहा और नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो वो उनका फेल है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना काम बड़ी डिग्निटी के साथ किया है। मैं रात को बड़े सुकून से सोता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है मुझे, ठीक है। मैं बिटर नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं हूँ, ठीक है। मैं बिटर नहीं हूँ कि मुझे क्यों ये किया, ठीक है। अगर मीडिया का आपने जिक्र किया, साबिक क्रिकेटर्स भी इसी मीडिया का बड़ा हिस्सा रहे हैं, और ख़ासतौर पर 3-4 क्रिकेटर्स तो अब तो यूट्यूब पे बड़े एक्टिव हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर उनके फीडबैक भी आते रहे। एक तो पहले आप लोग क्या वक्त निकल आता था कि कभी देख लें, बहुत सारे आपके जो फेलो क्रिकेटर्स हैं जिनके साथ आप भी खेले हैं, शेब अख्तर हैं, इसके अलावा अब्दुल रज़ाक हैं, इनमें से बहुत सारे लोग वर्ल्ड कप के दौरान भी मीडिया पे हिस्सा थे और उन्होंने काफ़ी तस्दीए दिए, तो कोई शिकवा या क्रिटिसिज्म उनकी आपको कभी हर्ट करती थी या नहीं? आप कभी इसको पॉजिटिव भी लिया आपने? देखिए, मैं बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं हमेशा चीज़ों को पॉजिटिव लेता हूँ, ठीक है। टीवी पे बैठे हैं, अगर हम गलत करेंगे, ठीक है, अगर हम अच्छा नहीं कर रहे, तो सब लोगों का राइट है कि वो क्रिटिसाइज़ करें, दैट्स देयर ओपिनियन, वो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। हाँ, मुझे प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब बंदा पर्सनल होके क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देता है चीज़ों को, ठीक है। अब आपने उनकी भी बात की, काफ़ी सारे क्रिकेटर्स, काफ़ी सारे एक्स क्रिकेटर बेचारे टीवी पे आके बैठते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी रोजी रोटी है। जो लोग कराची में बैठे हुए थे, स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे पूछूं, कराची का आपने जिक्र किया, मुझे हिंट भी मिल गई, किन क्रिकेटर्स को आप समझते हैं कि उनकी क्रिटिसिज्म या जो बात करने का अंदाज है टीवी पे वो आप लोग की रहनुमाई करता था? और कोई ऐसा नाम अगर आप लेना चाहें कि जी उन्होंने तो हमेशा हमें हमारा मोराल ही गिराया हो,
तो ताकि लोगों को पता चले ना कि बेसिकली जो खुद सेटअप में बैठे हुए लोग हैं उनको ये चीज़ किस तरह उन पे हिट करती है, वो किस तरह इसको पॉजिटिव या नेगेटिव लेते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 2015 में ना जियो पे बैठा था ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। मेरे साथ यूसुफ भी थे, शुएब भी थे, सीकू भाई भी थे, ठीक है। अब ये लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और इनके पास कभी कोई पॉजिटिव बात करने को नहीं है। सीकू भाई स्पेशली जो है ना, उनके पास कभी कोई पॉजिटिव बात करने का नहीं। मुझे वो पता चल गया था कि इनका नैरेटिव जो है ना वो क्या है, ये नेगेटिव बात करेंगे। तो नेगेटिव बात जो है उनकी आदत है करने की, ठीक है। वो समझते हैं कि इससे उनको जो है ना पब्लिसिटी मिलती है, लोग उनको सुनते हैं। तो ये उनका वो है। मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है कि वो क्या क्या कहते हैं। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्रिकेटिंग की बात करें ना, क्रिकेट पे बात करें। आप ये आके क्रिटिसाइज करते हैं, लोग ये बात करते हैं, तो सोल्यूशन भी तो दें कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये भी तो आगे करें। अच्छा, शुएब अख्तर आपके साथ खेले हैं, आप लोग के ज़माने में बड़ी दोस्ती वगैरह भी रही और बड़ा लंबा अर्सा आप लोगों ने ड्रेसिंग रूम शेयर किया। वो भी बड़े एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर भी, टीवी पर भी, और बहुत वोकल हैं। उनके बहुत सारे बयानात बहुत मुतनाज़ा भी हुए। तो उन्होंने काफ़ी मरतबा बॉलिंग कोच के हवाले से, बॉलिंग के हवाले से भी काफ़ी बातें की। कुछ फीडबैक आपका मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इस हवाले से। यार मुझे नहीं पता, मैं टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देखता था। मुझे कभी अगर किसी मेरे दोस्त यार करीबी दोस्त ने अगर मुझे व्हाट्सएप पे कर दिया, मैं कभी स्पेशली जाके ये नहीं देखता था। बाकी लोग देखते हैं कि यूट्यूब पे क्या हो रहा है, कौन क्या हमारे बारे में कह रहा है। मुझे ये ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काम से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है कि मैं जाके देखूँ कि वो मेरे बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। वो क्योंकि पाकिस्तान की जॉब ऐसी है, हर बंदा ये चाहता है कि वो लाइमलाइट में आए, उसे ये मिलनी चाहिए। तो आई थिंक जब शुएब अख्तर ने ये बात बोली होगी तो आई थिंक उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि क्रिकेट जो है ना वो ग्राउंड में खेली जाती है, वो कीबोर्ड पे नहीं खेली जाती। या जो लोग आके बात कर लेते हैं ना, हम इसको इस तरह कर लेना चाहिए। अब हम भी खेले हैं क्रिकेट, हमने भी गलतियाँ की है, हम भी जिफर पे आउट हुए हैं। अब ये कह देना कि भाई ये ऐसे क्यों हो रहा है, को दूध का धुला तो है नहीं। सबका पता है, हमें भी पता है। अब हम अगर उनमें और हम में फ़र्क होना चाहिए। हम ये बात नहीं करेंगे कि क्या है। बहरहाल खैर वो बात उस तरफ ठीक है। अगर ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस जब आएंगे तो आखिरी पार्ट में पूछना चाहूँगा कि कप्तान सरफराज या जो आने वाले हमारा सेटअप है, क्या आपकी इनपुट है, क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? चूँकि अब पाकिस्तान क्रिकेट का वो टाइम है जब हमने अब फैसले करके अगले 4 साल के लिए जो है वो अपनी कामयाबी या नाकामी के लिए बीज बोने हैं। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बॉलिंग कोच अजहर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर, अगर करंट बॉलिंग कोर की पाकिस्तान की बात करें, जिनमें हसन हैं, इसके अलावा शनवारी हैं, हसनैन को भी हमने लेकर गए थे, लेकिन साथ साथ अगर शाहीन शाह अफरीदी स्पेशली उनकी बात की जाए, और आमिर ने भी टेस्ट क्रिकेट छोड़ी, वनडे और T20 खेलेंगे। इस पर जो करंट पाकिस्तान का बॉलिंग सेटअप है, जो 3 साल आपके साथ जिन्होंने मेजॉरिटी काम किया, तीनों फॉर्मेट के लिहाज से आप क्या फ्यूचर देखते हैं? अभी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ, जो कैंप अनाउंस हुआ है, जिसमें जो किसी को शामिल किया गया, किसी को नहीं किया गया, जैसे जुनैद शामिल नहीं है, हसनैन शामिल नहीं है, तो आपकी क्या राय है इस पूरे जो डिसीजन मेकिंग आपके सेटअप के जाने के बाद जो ली गई है? देखें, जहाँ तक बॉलिंग की बात है तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का एक पूरा कोर तैयार है इस वक्त, ठीक है। जिसमें हसन अली हैं, फ़हीम हैं, आमिर हैं, शताब हैं, उस्मान शनवारी हैं, ये लोग हैं, शहीन हैं, ठीक है। ये लोग ऐसे हैं। अब ये मेरे पास जिस वक्त आए थे, हसन अली जिस वक्त मेरे पास आए तो बिल्कुल यंग थे, ठीक है। मेरा ख्याल 12-13 मैचेस खेले हुए थे, लिस्ट ए के मैचेस, ठीक है। नंबर 1 बॉलर बने। अभी उसकी फॉर्म थोड़ी सी नीचे गई है, लेकिन ही इज़ बॉलिंग वेल, तो वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास शहीन है, आउटस्टैंडिंग प्लेयर आपको एक मिला हुआ है, ठीक है। उसको आप देख लें, 6 फर्स्ट क्लास मैचेस खेला हुआ है। उसकी परफॉर्मेंस देखें, 19 मैचेस में 40 आउट हैं उसके। उसके बाद अगर आप शनवारी को देखें, 15 मैचेस में 28 आउट हैं उसके। हसनैन ब्राइट फ्यूचर हैं आपके पास। उसके साथ नसीम शाह, मैं इंजर्ड थे जब मैं एकेडमी में था, मैंने उनके साथ काम किया, वो ब्राइट फ्यूचर है आपके पास। आमिर वहाब अभी सोच रहे हैं कि वो भी टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, ठीक है। अब्बास हमारे पास आए, आउटस्टैंडिंग,
तो आपके पास काफ़ी सारा कोर है कि अभी जो प्लेयर्स इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिए हैं, इस साल टेस्ट मैच क्रिकेट ज़्यादा है, वनडे क्रिकेट कम है, तो उसको आई थिंक मेरा ख्याल है कि मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने प्लेयर्स को जो है ना कैटेगरीज बना के दिया है। तो उसका मुझे कोई इतना ख़ास पता नहीं है। आई थिंक उसमें ज़्यादातर जो मुझे पता था वो टेस्ट मैचेस ज़्यादा हैं, इस वजह से उन्होंने ये सेटअप बनाने की कोशिश की है। तो ये सारे लोग जो है ना, ये पाकिस्तान का कोर है। मेरी जो भी आने वाला बंदा है या जो भी क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है, तो ये लोग जो है ना वो पाकिस्तान का फ्यूचर है। प्लीज़ इनको टाइम दें, ये बहुत अच्छे प्लेयर बन जाएंगे। थोड़ा सा टाइम चाहिए। अगर आप इनके पीछे मैचेस देखें तो आपके पास मेरा ख्याल है आमिर हैं और आमिर की आपने अगर बात की, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट हमने ज़्यादा खेलनी है। आमिर ने जो है भी रिटायरमेंट अनाउंस की टेस्ट क्रिकेट से। वहाब का भी अभी कुछ श्योर नहीं है। तो पाकिस्तान ने इंग्लैंड और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जाना है। आप समझते हैं कि अगर वहाब या आमिर नहीं हो तो हमारा बॉलिंग अटैक कैपेबल होगा, या जैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि शायद आमिर जो है वो रिटायरमेंट वापस लेकर 2 इंग्लैंड के खिलाफ या 3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल सकें? आपकी क्या इनपुट है पाकिस्तान के टेस्ट बॉलिंग अटैक के हवाले से, स्पेशली जो फास्ट बॉलर्स हैं? देखिए, ये तो आमिर ने रिटायरमेंट ली है। मुझे भी ये सुनने में आ रहा है कि वो हो सकता है कि 5 मैचेस खेलें। उनको खेलना चाहिए। आई थिंक उनको खेलना चाहिए क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है और उनको ज़रूर खेलना चाहिए। और अभी उनको रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए क्योंकि आपके पास शाहीन हैं, फिर शनवारी हैं, हसन हैं। अगर साथ में आमिर होंगे 4-5 मैचेस में, ठीक है, 13 हम लोग आई थिंक टेस्ट चैम्पियनशिप में 13 टेस्ट मैचेस आई थिंक खेल रहे हैं। तो इसमें से वो, मैं जिस वक्त मेरी वहाब से भी बात हुई थी, वहाब ने भी मुझसे पूछा तो मैं क्या करूं, तो मैंने उसको यही कहा था कि मैंने कहा आप क्रिकेट बोर्ड के पास जाएं, उनसे बात करें। आई नो कि आपकी बॉडी कांट टेक इट, क्योंकि सम टाइम होता ये है कि लोग, काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जी इस एज में उन्होंने क्रिकेट छोड़ दी, लेकिन उस बंदे को ही मालूम होता है जिसकी बॉडी पर ये सारा लोड पड़ रहा होता है। तो आई थिंक कि थोड़ा सा क्रिकेट बोर्ड को भी सेंसिबल होना पड़ेगा, थोड़ा इनको भी होना चाहिए कि अगर 13 मैचेस हैं तो 13 में से इनको पिक एंड चूज़ करके मैचेस खिलाए जाएं, ताकि उनकी बॉडी भी ठीक रहे। और उसके साथ में जो है वो यंग लड़के जब उनके साथ होंगे तो उनको भी थोड़ा सा। यंग लड़कियों की आपने बात की, आखिरी कुछ मिनट मेरे पास है। फ्यूचर की अगर हम बात करें, एज अ बॉलिंग कोच आपने पाकिस्तान को 2016 से जो है वो सर्व किया, कोई ऐसा पॉइंट जो आप रेस करना चाहिए जो हमारे सिस्टम में ठीक नहीं है? आप समझते हैं कि आइंदा बॉलिंग कोच जो आता है उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपने कहा कि कुछ सिलेक्शन में या टीम खिलाते हुए इनपुट ली जानी चाहिए जो नहीं ली जा सकती थी? कोई और ऐसी चीज़ जो आप आज बताना चाहें इस मौके का फ़ायदा उठाकर कि ये चीज़ आइंदा सेटअप में बेहतर होनी चाहिए ताकि हमारे बॉलिंग के नताइज तीनों फॉर्मेट में मज़ीद बेहतर हो सकें? देखिए, अगर बॉलिंग कोच अगर आपका है तो उसकी राय ज़रूर होनी चाहिए सिलेक्शन, 15 की सिलेक्शन में भी और आई थिंक 11 की सिलेक्शन में भी उसकी से ज़रूर होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे इस हेड कोच एंड कप्तान का डिसीजन होता है, ठीक है। उसमें डेफिनेटली उनकी से ज़रूर होनी चाहिए, जो पहले होती थी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस वक्त, फॉर्चुनेटली कह लें या अनफॉर्चुनेटली, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद जो है वो चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। वो सम ऑड रीज़न, क्या पावर ज़्यादा शिफ्टिंग हो गई? आप समझते हैं कि शायद मिकी आर्थर या जो सरफराज थे वो बड़े पावर हाउस बन गए? नहीं, सरफराज तो नहीं इतने पावर हाउस बने, लेकिन मिकी जो है ना वो डिसीजन ले रहे थे, स्पेशली प्लेइंग 11 में। सरफराज से ज़रूर बात होती थी, आई थिंक कि उनकी भी से होगी, लेकिन आई थिंक कि मिकी जो है ना उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत के वापस आए तो उसके बाद वो ज़्यादा उनको ये हो गया था कि जी वो टीम सेलेक्ट करें। बहरहाल मैं आपको थोड़ी सी अपने टेन्योर की बात बता दूं कि अभी जो लोग कह रहे हैं कि मैंने जनाजा निकाल दिया पाकिस्तान बॉलिंग का, तो 2012 से लेके 15 तक मेरे आने से पहले अगर आप देखें वनडे क्रिकेट में किसी फास्ट बॉलर ने पंजा नहीं लगाया था, 5 विकेटें नहीं ली थी। तो मेरे दौर में 7 दफ़ा ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने 5 आउट किए हैं, और शनवारी ने, शहीन ने 4-4 दफ़ा 4-4 विकेटें ली हैं। तो वो माइंडसेट जो था ना, मैंने बॉलिंग का माइंडसेट, अगर आप दुबई में देखें तो आप मुझे बता दें कि इतने अरसे में किसी फास्ट बॉलर ने आउट किए हों। अब्बास वाहिद आदमी है जिसने आउट किए हैं, या हसन अली है वहाँ पे, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट और माइंडसेट ही नहीं था कि फास्ट बॉलर बॉल ही नहीं कर सकते, ठीक है। वहाब भी कितने टेस्ट मैचेस खेले, उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं जिस वक्त आया था तो लोगों को 5 आउट करने का शौक ही नहीं था, तो मैंने वो उनके दिमागों में उनको डाला कि 5 आउट करने की क्या वैल्यू होती है। उसके बाद टेस्ट मैचेस में अगर आप देख लें हमारी परफॉर्मेंस, टेस्ट मैचेस में यासिर शाह की परफॉर्मेंस आप देख लें, वो
बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। यासिर शाह नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट लेग स्पिनर इन द वर्ल्ड है, लेकिन अभी अगर आप उनको देखें इस वक्त वो फर्स्ट इनिंग में भी बॉल स्पिन कर रहे हैं। अगर आप उनकी मेजॉरिटी ऑफ विकेट्स देख लें तो वो सेकंड इनिंग में थी, लेकिन अब वो उनका बॉल जो है वो स्पिन हो रहा है। इमाद ने जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो वन डायमेंशनल बॉलर था, अब वो बॉल स्पिन कर रहा है, दोनों तरफ दोनों एजेस को वो कर रहा है। शादाब में इम्प्रूवमेंट आई है जी। उसमें वेरिएशन बहुत आई है और टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो ये पाकिस्तान का एक कोर तैयार हो गया। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग अगले 10 साल के लिए ना सिर्फ के बॉलिंग यूनिट, हमारी बैटिंग में इमाम हैं, बाबर हैं, ये लड़के हैं। अदर क्विकली बस आपसे कुछ चीज़ों पे मैं इनपुट लेना चाहूँगा, कुछ आखिरी मिनट में बचे हैं कि जो पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को तो घर भेज दिया गया कि जी हमें फ्रेश माइंड की ज़रूरत है। डू यू थिंक कि अब हमारी सिलेक्शन में तीनों फॉर्मेट के हवाले से क्या हमें करने की ज़रूरत है? क्योंकि बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं, जिनमें शुएब मलिक ने तो खुद बता दिया था कि वो वर्ल्ड कप उनका आखिरी है। आप समझते हैं कि वहाँ भी इस अप्रोच की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि सिर्फ आप लोगों को हटाने के लिए ये एक थ्योरी बनाई गई और सिलेक्शन अगर पुराने ही खिलाड़ियों की हो जाए, सारे वही बॉलर खेलें, सारे वही बैट्समैन खेलें, तो क्या ये दुरुस्त होगा? देखिए ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट चली गई है तो आप प्लेयर्स भी भेज दें। पास में भी ऐसा होता आया, जब भी वर्ल्ड कप में ऐसा होता है, कोचेस हटा दो, प्लेयर निकाल दो। हम खुद भी 2007 में थे तो यही हुआ कि इनको कर दो। इससे नहीं होगा। आपने अपने बेस्ट अवेलेबल प्लेयर्स को पिक करना है और उनको सही कंडीशन में यूटिलाइज करना है कि कौन सा प्लेयर हमें फ़ायदा दे सकता है। कोई फॉर एग्जांपल प्लेयर हैं, जैसे आपने मलिक की बात की, जैसे हफीज़ हैं, तो हफीज़ से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, किस में उनसे बेनिफिट मिल सकता है हमारे प्लेयर्स को, तो वो ज़रूर लेना चाहिए। प्लेयर्स को इस पे नहीं कि वो सीनियर है जी अब इसको निकाल दें। अगर वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर सकता है, पाकिस्तान के लिए बेटरमेंट है, तो आप ऐसे प्लेयर्स को ज़रूर रखें। अगर वो नहीं है तो चाहे वो कोई भी प्लेयर है। ठीक है, तो आपने प्लेयर्स की बात की, मैं मिकी आर्थर के हवाले से जरूर आपसे पूछना चाहूँगा सर कि चलें आप या ग्रांट फ्लेवर और बाकी जो कोचिंग स्टाफ था वो तो घर गया, हेड कोच मिकी आर्थर को बुलाया गया, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी उनकी इनपुट थी और रिपोर्टेडली वो बड़े नाराज़ होके गए, तो उनका जाना आप समझते हैं ठीक है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इस मौके पर, और हमें वाकई अब हेड कोच के लिए एक दूसरे शख्स की तरह जाना चाहिए? देखिए, जब आपने इतना उनके साथ काम किया था, कोई भी है, ये नहीं है कि मिकी चले गए हैं। आई थिंक कि इस वक्त जो है वो, मेरा नहीं ख्याल कि वो ये दिस इज़ अ राइट डिसीजन। अभी कोई नया कोच आएगा वो अपना करेगा, क्योंकि आपके पास साल के बाद जो है ना, आपके पास T20 वर्ल्ड कप आ रहा है और सारा कुछ बीच में चल रहा है, तो टाइम वाज शॉर्ट कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे टाइम पे ऐसा डिसीजन लेना चाहिए था। बहरहाल अब ये डिसीजन हो गया है, तो अब इसमें ठीक है। रिप्लेसमेंट की बात कर लो, आखिरी बस हमारे पास सवाल है अदर के डीन जोन्स ने अप्लाई किया है, माइक हैसन का नाम भी है, मिसबाहुल हक कैंप कमांडेंट बने हैं, आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं सेटअप में रहे हैं और एज अ प्लेयर भी उन्होंने बड़ी पाकिस्तान के लिए एज अ कैप्टन भी बड़े सक्सेसफुल रहे। और ये जो बहस है हमारे यहाँ के गैर मुल्की कोच, मुल्की कोच, इस पर आप कुछ ज़रूर कहना चाहेंगे क्योंकि आपने मिकी आर्थर के साथ काम किया है, इससे पहले वक़ार यूनुस ने पाकिस्तान के लिए सर्व किया, वहाँ थोड़े कंट्रोवर्सी ये हुई कि कुछ ईगो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान के साथ आए। यहाँ तो कुछ ऐसा था मिकी आर्थर के साथ कभी इख्तलाफात हुए हों प्लेयर्स के, कोचेस के, कप्तान के, या आप समझते हैं नहीं गैर मुल्की कोच पाकिस्तान के साथ चल सकता है? डेफिनेटली गैर मुल्की कोच डेफिनेटली चल सकता है और चला है। मिकी का 3 साल का टाइम था। ठीक है, सम टाइम आप डिसीजन ऐसे लेते हो, जैसे हमने कल्चर क्रिएट किया फिटनेस का कल्चर, उसमें काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई कि ये क्यों हो गया, और उसके आपको रिजल्ट नज़र आए कि आपकी टीम एटलीस्ट ग्राउंड में जाती थी तो आपको एथलीट नज़र आते थे कि हाँ जी कोई एथलीट टीम खेल रही है, और दुनिया भर में आपकी इस फिटनेस पे और उस पर आपको जो है ना वो उन्होंने लोगों ने सराहा है कि आपकी बेहतर हुई है। ठीक है, बाकी सब ठीक है, मतलब बाहर का डीन जोन्स का नाम लिया, माइक हैसन का आपने नाम लिया, आई थिंक वो उनको कहीं काफ़ी जगह से ऑफ़र है। मिसबा का नाम लिया आपने, तो अभी मिसबा ने लेवल 2 कोर्स किया है, 3-4 महीने पहले मेरा ख्याल पीसीबी ने बुलवा के सबको कोचिस करवाई थी। मिसबा अगर आ जाते हैं तो आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, ठीक है, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा कि जो कमेटी में वो शामिल थे, जो अब हमें अब क्या लें आपके, हमें अगर घर भेज दिया उन्होंने और फिर वो आके वो हेड कोच बन जाते हैं, और फिर अगर आप उससे पीछे चले जाएं, पीसीबी अगर उन्होंने सारे प्लेयर्स को बुला के
और लेवल 2 कोर्स भी करवाया। तो इसमें फिर ये नहीं हो जाएगा कि आप ये सारी चीज़ें पहले से 3-4 महीने पहले से प्लान होनी शुरू हो गई थी। ठीक है अदर, आखिर में कप्तान सरफराज के हवाले से, चूँकि इस पूरे टेन्योर में वो तकरीबन तीनों फॉर्मेट के कप्तान रहे, और क्या कहते हैं उनके कप्तानी के मुतालिक? आपने कैसा उनको कैप्टन एज अ प्लेयर आप समझते हैं, उनको कितना और बेहतर वो कर सकते हैं? आपकी जजमेंट क्या है? और दूसरा, वो जो एक हमेशा मीडिया में एक सेक्शन ऑफ मीडिया में ये आता रहा कि शायद सरफराज की बिल्कुल सुनी नहीं जाती और वो एक नाकाबिले, उनके पास कोई इख्तियार नहीं थे और वो इख्तियारात के बगैर ही कप्तानी करते रहे। सूरत हाल क्या थी अज़हर, क्विकली बताइएगा आखिर में। और सरफराज को क्या कंटिन्यू करना चाहिए एज अ कैप्टन तीनों फॉर्मेट में? डू यू थिंक कि वो कैपेबल अनफ कि वो तीनों फॉर्मेट संभाल सकें? देखिए, जहाँ तक अभी T20 वर्ल्ड कप का ताल्लुक है, आई थिंक सरफराज इज़ अ ब्रिलियंट T20 कैप्टन। ठीक है, बाकी वो यंग है, ठीक है, थोड़े से जज्बाती भी हो जाते हैं वो, और बाकी ये है कि इख्तियारात नहीं थे सरफराज के पास, बिल्कुल डेफिनेटली इख्तियारात थे सरफराज को हमेशा से। मैंने भी ये बात बोली, इंद्री भाई ने भी बात बोली कि तुम्हारे पास हैं, तुम पाकिस्तान के कैप्टन हो, तुम टीम को संभालो, ठीक है। हमेशा होता यही है कि आपका प्लेयर जो है, कप्तान जो है, वो चीज़ों को लेके चलता है। दुनिया भर में ऐसा होता है। यहाँ पे इंग्लैंड में देख लें आप, बेलिस है, लेकिन जो है ना, कप्तान आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ये कोई भी प्लेयर हो, कप्तान को स्ट्रांग होना चाहिए। तो सरफराज आई थिंक के सम टाइम जो है ना, वो उनकी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से थोड़े से वो होते थे, लेकिन आई थिंक के सरफराज अदर वनडे और टेस्ट में कप्तानी के मुतालिक क्या कहेंगे आप? वनडे और टेस्ट मैच में देखें, वनडे में भी उसकी कप्तानी बुरी नहीं है, ठीक है। आपको चैंपियंस ट्रॉफी उसने जितवाई, उसके अलावा जो है ना वो ठीक है। टेस्ट मैचेस में जाहिर सी बात है, टेस्ट मैचेस लंबा फॉर्मेट है। सरफराज मैंने जो किया है, मेरी सरफराज से भी बात हुई है, आई जस्ट पर्सनली फील कि वो जो T20 और टेस्ट मैच की कप्तानी की तरह ही टेस्ट मैच की कप्तानी करते हैं। ही इज़ यंग, मतलब वो अगर वो कप्तान रहेगा तो वो सीख जाएगा। कोई भी बंदा जो है ना, कप्तान जो है ना, बॉर्न पैदा नहीं होता, उसको टाइम लगता है इस सारी चीज़ें सीखने का। और आई थिंक लेकिन आपके पास, उसके अलावा आपके पास अभी इस वक्त चॉइसेस क्या हैं? मतलब अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी वो चॉइस ही नहीं है, तो क्या मतलब वाइस कैप्टन ने ग्रूम नहीं किया। आखिर में अजहर, आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स, पाकिस्तान क्रिकेट में जाते जाते आप जरूर बताइएगा कि क्या चीज़ है जो आपने 3 साल में देखी जो बेहतर हो जाए, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अपना वर्किंग कल्चर है वहाँ पे अभी तब्दीली आई है? MD की पोस्ट है, वसीम खान इंग्लैंड से आए हैं, आप भी उनको अच्छी तरह जानते हैं। क्या समझते हैं, क्या उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या पास्ट में हमने गलतियाँ की हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एज अ सेटअप, एज अ पेरेंट बॉडी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो नहीं होनी चाहिए और किस तरह फिर चीज़ें ख़राब होती हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जहाँ तक प्लेयर्स की बात है ना, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, PCB कैसे रन हो रहा है, दिस इज़ नॉट माई नथिंग टू डू विद मी, कि मतलब वो उसमें अंदर क्या क्या चल रहा है, कौन उसको रन कर रहा है, ठीक है। अब MD आए हैं, उनको इख्तियारात मिले हैं, वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आई होप कि ही विल डू दैट, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ, वो उन्होंने यहाँ पे भी काम किया। आई होप कि चीज़ें जो है ना वो चेंज हो जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि चीज़ें ऐसे चेंज नहीं होती, ठीक है। लोगों का माइंडसेट और कल्चर को चेंज करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ये कोई दवाई की गोली नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो जी बॉलिंग कोच क्या कर रहा है या फलाना क्या कर रहा है। ये कोई गोली नहीं है कि सर का दर्द हुआ, पानी में डाली, घोल के आपने पी ली और आपका सर का दर्द ठीक हो गया। ये ऐसा नहीं है। लोगों का माइंडसेट चेंज करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और थिंकिंग को चेंज करने में। लेकिन ये है कि हमारे पास जो प्लेयर्स इस वक्त मौजूद हैं, मैं ये कहूँगा कि आप प्लेयर्स बनाए जाते हैं। आपके पास इस वक्त 90 वाला एरा नहीं है कि जो आपके पास इतने सारे प्लेयर मौजूद हों कि आपने एक को निकाला दूसरे को खिला दिया। अब आपको प्लेयर बनाने पड़ेंगे। वो प्लेयर कैसे बनेंगे? जब आप उनको खिलाएंगे। अगर आप इन सारे प्लेयर्स का बैकग्राउंड देख लें उठा के, इनके पास तो फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस होता भी तो हमारा जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है वो बहुत गलत है। मतलब आप देख लें कि काफ़ी सारे मेरे पे बात हुई कि जी हमारे बॉलरों की पेस नीचे आ जाती थी, वो फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर की वजह से आती थी, क्योंकि आपके टीमें जो फर्स्ट क्लास में हैं वो 60 से 70 ओवर में आउट हो जाती थी। आपके और अगर बॉलर्स जो को डोमेस्टिक अब चेंजेस आई हैं, जो PCB पूरा रिवैम्प करके डिपार्टमेंट से प्रोविंस ले गया, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, क्योंकि जो 60 ओवर में आपकी टीमें आउट हो जाती थी, क्वालिटी क्रिकेट आपको मिलती नहीं थी, और उसकी वजह से आपका बॉलर सेकंड स्पेल नहीं कर सकता, इस वजह से आपका स्पिनर प्रोड्यूस नहीं हो सकता। मेरी जो राय है वो ये है कि पाकिस्तान में फ्लैट पिचेस बननी चाहिए, फ्लैट पिचेस में मैचेस होने चाहिए। मैच जो फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं जो 4 दिन चलने चाहिए, उसमें ये होगा कि आपके बैट्समैनों को रन्स बनाने आएंगे कि कैसे रन्स बनाने हैं,
आपके फास्ट बॉलर जो 135 से हैं वो बढ़ जाएगी उनकी पेस, क्योंकि जब विकेट में कुछ नहीं होगा तो जोर लगा के बॉलिंग करेंगे, पेस बेहतर हो जाएगी। देन सेकंड स्पेल में उनको रिवर्स स्विंग करना आएगी। और तीसरी जो चीज़ है, जो आपके पास स्पिनर ही नहीं है, ठीक है, आप स्पिनर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, आपका स्पिनर ज़्यादा बॉलिंग करेगा। जब आपकी बैटिंग जो है वो 120 ओवर खेलेगी तो उसमें आपके बॉलर कम बैक स्पेल भी कर सकते हैं, आपका स्पिनर भी आएगा, आपके बैट्समैनों को रन बनाने भी आएंगे। तो पिचेस का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। और जो ये सेटअप लेके आ रहे हैं, आई थिंक कि ये सेटअप अच्छा है, आपको क्वालिटी क्रिकेट मिलेगी। आई नो कि काफ़ी सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी डोमेस्टिक जो डिपार्टमेंट क्रिकेट को ख़त्म करके अगर वही मॉडल जो डिपार्टमेंट में लोगों को सैलरीज या कॉन्ट्रैक्ट मिलते थे, अगर वही कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे, जैसे लाहौर की टीम है तो उसके नीचे जैसे काउंटी क्रिकेट में होता है कि सेकंड 11, उसके बाद अंडर 19 और वो सारा कुछ, तो ग्रास रूट से वहाँ पे ये एक जैसे 6 टीमें हैं, मेरी अभी भी उनसे बात हुई थी, तो आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए 6 टीमें कम हैं, ये 8 से 10 टीमें होनी चाहिए। और इनके साथ जो है ना, इनकी नीचे रूट्स जो है ना वो होनी चाहिए कि सेकंड 11 हो, ग्रेड 2 क्रिकेट खेल रहे, उसके बाद अंडर 19 हो, अंडर 16 हो, अंडर 15 हो, जैसे जैसे बच्चे आए वो इस सिस्टम के तहत आए, तो वो सबको जो है ना उनकी इनकम भी मिलनी चाहिए, उनके इनिशिएटिव भी मिलना चाहिए। उस तरीके से अगर ये जाएगा तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो ठीक है सर, जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पुराम का अख्ताम का अपने जाने पहुंचता है। और आखिर में सर पूछना चाहूँगा कि अब आपका खुद क्या इरादा है, कहीं अप्लाई वगैरह, या भी आप कुछ अर्से आराम करेंगे? यार अभी तो मैं घर आया था, अभी काफ़ी सारा इंटरेस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कल मेरी मीटिंग है मेरे मैनेजर के साथ, ठीक है, उसने काफ़ी सारी चीज़ें लाइन अप करके रखी हैं। एक आधी टीम ने इंटरनेशनल भी मेरे साथ फ़ोन पे रब्ता हुआ उनका। लेट्स सी कि किधर जाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे देखना है कि विच इज़ बेस्ट फॉर मी, तो ताकि मैं थोड़ा अपने फैमिली को भी टाइम दूँ, फैमिली टाइम भी दूँ। और क्या है, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके जो अपने फ्यूचर प्लान हैं उनके लिए गुड लक। पाकिस्तान टीम के साबिक बॉलिंग कोच अजहर महमूद हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल बात ने पाकिस्तान की टीम की वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस के हवाले से, जो इख्तियारात के हवाले से बहुत लंबी बहस होती रही है, कप्तान, कोच, सिलेक्शन कमेटी, अजहर का बड़ा अहम इनपुट आपने सुना, साथ साथ अपनी सजेशन भी दी। होपफुली कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम जब ये प्रोग्राम देखें तो वो इन सजेशन से सीख कर पाकिस्तान के अगले सेटअप को बेहतर बनाएं। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।